Hello friends, my name is Rupali Pandey. So after first part of protein synthesis there is a second part. So हम देखेंगे कि सेकेंड पार्ट में इनिशिएशन मतलब सबसे लॉन्ग प्रोसेस जो होती है वो होती है इनिशिएशन प्रोटीन सिंथेसिस में। हमें इनिशिएशन में लगता है एमआरएनए जिसके पास पूरी हर टाइप के कोडॉन होते हैं, राइबोसोम जिसमें 2 यूनिट होते हैं, लार्ज यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। इन प्रोकैरियोट्स there is 30s and 50s सब यूनिट। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ये रहा इनिशिएशन फैक्टर। इन प्रोकैरियोट्स 3 फैक्टर IF1 IF2 IF3 आर रिक्वायर्ड। ठीक, अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं तो हमें 3 प्रकार के फैक्टर यूज होते हैं जो कि 30s सब यूनिट में होते हैं। और यूकैरियोट्स में देखेंगे तो IFMP IFMI IFM2A IFM2BA IFM2BO एंड IFM3 ये सब जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में होते हैं। तो अगर हम देखेंगे जैसे कि हमने देखा था कि टीआरएनए चार्जिंग होता है, मीन्स जो पहला टीआरएनए होता है वो फॉर्मेलेटेड होता है। मीन्स पहला टीआरएनए क्या होगा, स्टार्ट कोडॉन होगा। स्टार्ट कोडॉन मीन्स मेथियोनिन AUG। ये दोनों में वही होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में क्या होता है, फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन होता है। तो जो इन प्रोकैरियोट्स मेथियोनिन कैरीज अ फॉर्माइल ग्रुप एंड इज कॉल्ड एन फॉर्मिल मेथियोनिन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मेथियोनिन टीआरएनए कॉल्ड इनिशिएशन टीआरएनए, मतलब ये शुरुआत करता है प्रोटीन ट्रांसलेशन की। द टीआरएनए कॉल्ड मेथियोनिन टीआरएनए आर कॉल्ड एफ-मेट। एफ-मेट और मेट टीआरएनए, ये एन फॉर्माइल मेथियोनिन हुआ, ये टीआरएनए के साथ जुड़ के क्या कहलाया, टीआरएनए एफ-मेट। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, टीआरएनए एफ-मेट बन गया। अब हम देखेंगे कि जो 2 सब यूनिट होती है हमारे पास राइबोसोम की, एक होता है 30s, दूसरा होता है 70s। तो जो शुरुआत होती है वो 30s सब यूनिट होती है। 30s और 30s सब यूनिट और 50s सब यूनिट दोनों साथ में पहले से जुड़े नहीं होते। ये होता है, ये है आपका 30s सब यूनिट। इसमें 3 साइट होते हैं, एक्सिस साइट, पेप्टाइल बॉन्ड साइट, अनदर अमाइनो साइट, अटैचमेंट साइट। तो अगर हम देखेंगे तो ई साइट पे IF3 जुड़ा होता है। ठीक है, और ए साइट के बाजू में IF1 और ए साइट के ऊपर में IF2। जो IF2 होता है वो GTPase एंजाइम होता है, मीन्स इसमें GTP अटैच होता है। ठीक, तो अगर mRNA आया तो IF3 वहीं रहेगा। जो अगर हम देखेंगे 30s में एक ऐसा होता है कि इसमें एक होता है कोडॉन होता है जिसे अपन बोलते हैं साइन डायगोनो सीक्वेंस। ये होता है 30s। अब जैसे कि हम जानते हैं राइबोस मतलब प्रोटीन से बना हुआ है तो उस पर तो सीक्वेंस होगा। तो जो साइन डायगोनो सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक स्टार्ट कोडॉन को पहचान कर उससे अटैच होता है। ये जो साइन डायगोनो सीक्वेंस है वो 60s RNA में बनता है। ये कोडॉन होता है UCC ये कोडॉन को कहते हैं हम साइन डायगोनो कोडॉन। तो द 30s राइबोसोम हैव अ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस कॉल्ड साइन डायगोनो सीक्वेंस। साइन डायगोनो सीक्वेंस आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ AUG। तो अब क्या हुआ, mRNA P साइड पे बॉन्ड हो गया। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 3 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, IF3 IF2 IF1। तो IF3 जो है वो ई साइड को ब्लॉक करके रखता है। GTPase IF2 वो GTPase एंजाइम होता है, मीन्स हाइड्रोलाइसिस होती है। ये जो होता है ये प्रोसेस सेम इलांगेशन में भी यूज होता है। और एक होता है IF1 जो फर्स्ट टीआरएनए होता है जो चार्ज होता है बाय मेथियोनिन एफ-मेट, टीआरएनए एफ-मेट, वो P साइड पे अटैच होता है। सो द स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट इन P साइड। ठीक है, तो ये आपका जैसे ही mRNA अटैच हुआ, एफ-मेट आया, IF3 रिलीज हो जाता है। ठीक है, IF3 रिलीज हो गया। IF3 के रिलीज होने के बाद जो लार्ज सब यूनिट है जो अलग से है, लार्ज सब यूनिट में भी आपका सेम साइड है EPA, पर इसमें 2 होते हैं फैक्टर साइड में, जो भी फैक्टर आता है यहाँ पास जुड़ता है। जैसे ही
लार्ज सब यूनिट जुड़ता है 50S, जो IF2 हाइड्रोलिसिस करके निकाल लेता है और IF1 भी बाहर की ओर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, अब ये क्या हो गया 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। आप इसमें देखिएगा, देखिए ये है आपका स्मॉल सब यूनिट 30S, IF3 जुड़ा हुआ है, इसमें IF1 IF2 भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये रहा। तो जब FMAT आया, मतलब अगर आप पूरी प्रोसेस देखेंगे तो इनिशिएशन में 50S सब यूनिट का कोई रोल नहीं होता, जो होता है 30S सब यूनिट होता है। पर अगर आप इलोंगेशन देखेंगे उसमें 50S सब यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब यहाँ FMAT आ गया, अब FMAT आ गया और जब FMAT और mRNA जुड़ते हैं, ये अब FMAT और mRNA जुड़ गए, ठीक है, FMAT mRNA जुड़ गए तो IF3 रिलीज हो गया। IF3 रिलीज होने के बाद लास्ट सब यूनिट आ गया P साइड। अब A साइड, E साइड और A साइड दोनों खाली, तो A साइड से तुम आपका IF1 IF2 भी रिलीज हो गया। तो अब ये क्या हो गया 70TS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब E साइड और A साइड दोनों क्या हैं, रिलीज है, मतलब ओपन है। AUG मीथेन इज द इनिशिएशन कोडॉन, सो UAC एंटी कोडॉन ऑफ TRN, मतलब कि AUG अगर स्टार्टिंग कोडॉन है तो आपका UAC स्टॉप कोडॉन होगा, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ लास्ट राइबोसोमल सब यूनिट टू फॉर्म द कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये आपका क्या बन गया, आप कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सो हमने इनिशिएशन देख लिया, अब इनिशिएशन हो गया, यहाँ आके F में जुड़ गया, तो अब A साइड क्या है, खुली है, मतलब ब्लैंक है। तो अब इसमें नया TRNA आके जुड़ेगा, बट ये TRNA यूं ही ऐसे आके नहीं जुड़ता, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, बॉडी में हर प्रोसेस के लिए हमको चाहिए एनर्जी। तो वो एनर्जी क्या होता है, हमारे पास 3 इलोंगेशन फैक्टर होता है, EFTU, EFG, EFS। EFS के प्रोसेस अलग है, EFTU और EFG मेन है। तो क्या होता है, जो ये EFTU और EFG ये क्या कहते हैं, GTPase प्रोटीन होते हैं, मतलब ये जुड़कर हाइड्रोलिसिस करते हैं और GTP प्रदान करते हैं। तो इसमें GTP जुड़ने के बाद, मतलब EFTU, अब यहाँ पास अमीनो एसिड आया, TRNA आया, यहाँ पास EFTU जुड़ गया, EFTU जुड़ के हाइड्रोलिसिस किया और ये क्या किसका कन्वर्ट हो गया GDP में, और इसको एनर्जी दे दिया, तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया और यहाँ A साइड में जुड़ गया। अब ये जो EFTU है वो रिसाइकल होता है, मीन्स जो EFTS के पास जो GTP होता है वो इसको देता है और फिर से जो TU है EFTU GTPase में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, रिसाइकलिंग करता है एनर्जी का। अब हमारे पास क्या हुआ, आ गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पास अब नया TRNA आ गया। अब क्या होगा, अब होगा ट्रांस इलोंगेशन फैक्टर हो गया, अब होगा ट्रांस पेप्टिडाइडेशन, मीन्स ये होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के नाम, जो किसमें होता है 50S में। ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है वो GTPase एंजाइम होता है, मीन्स एनर्जी। इसमें क्या होता है, आपका EFG काम करेगा, मतलब GTPase, ये भी GTPase एंजाइम है, ठीक है। तो ये EFG है तो वो यहाँ आके जुड़ जाता है, ठीक है, EFG यहाँ आके जुड़ जाता है। तो क्या होता है, अब ये हाइड्रोलाइसिस होगा। अब हम जानते हैं कि ये ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस में काम करेगा, जो EF और G पेज है, EFG पेज, ये ट्रांसलोकेशन में काम करेगा। पर अगर हम देखेंगे ट्रांसपेप्टिडाइजेशन, तो जो ये P साइड पे जो FMAT अमाइनो एसिड है और A साइड पे जो न्यू अमाइनो एसिड, मान लो आर्जिनिन है, तो क्या होता है, ये जो FMAT का अमोनिया NH2 है वो आर्जिनिन के या किसी भी अमाइनो एसिड के कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तो क्या होता है, यहाँ ये जो यहाँ अमाइनो एसिड जाके A साइड पे प्रेजेंट अमाइनो से अटैच हो जाता है और क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसपेप्टाइडेशन। और ये जो प्रोसेस होती है वो किस एंजाइम के द्वारा होती है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब क्या हुआ, ये डीएसिलेटेड हो गया, मीन्स अब इसमें कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है, ये TRNA अनचार्ज्ड है, ठीक है, ये TRNA क्या है,
अनचार्ज है। अब इसके बाद होती है मेन प्रोसेस होती है, वो होती है ट्रांसलोकेशन। मीन्स क्या होता है, ये EFG इलोंगेशन फैक्टर जी के द्वारा होता है। इलोंगेशन फैक्टर जी क्या होता है, जीटीपेज एंजाइम होती है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ जुड़कर हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर जुड़कर EFG जीटीपेज एंजाइम होता है। तो जीटीपेज एंजाइम क्या होता है, जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस करता है। तो हाइड्रोलाइसिस करने के कारण राइबोसोम एक कोडॉन शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, कोडॉन को शिफ्ट कर देता है, 1 कोडॉन को शिफ्ट कर देता है। मीन्स ये पी साइड पे जो टीआरएनए वो ई साइड पे आ जाएगा, ए साइड पे उपस्थित टीआरएनए पी साइड पे है। तो क्या करता है, शिफ्टिंग करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। राइबोसोम शिफ्ट 1 कोडॉन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सो डी एसिलेटेड टीआरएनए गो पी साइड टू ई साइड एंड रिमूव्ड, मतलब ये जो अनचार्ज है वो रिमूव्ड हो जाता है। ए साइड टीआरएनए कम टू पी साइड एंड ए साइड इज अगेन ब्लैंक फॉर न्यू टीआरएनए। तो जो है देखिएगा आप, इलोंगेशन, अब ये प्रोसेस लगातार होती रहेगी ना, ये प्रोसेस तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये जो कोडॉन है ये स्टॉप कोडॉन तक ना पहुंच जाए। मीन्स इतने दूर तक पूरे वो क्या करेगा, अमाइनो एसिड को अटैच करेगा, और जैसे ही स्टॉप कोडॉन होगा उसमें टर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जब स्टॉप कोडॉन रीड होगा, ठीक है। आप देखिए ये आपका लार्ज सब यूनिट है, न्यू टीआरएनए जुड़ा, EFTU जीटीपी और ये टीआरएनए जुड़ते ही वो रिलीज हो गया, हाइड्रोलाइसिस करके रिमूव हो गया EFTU। फिर आया ट्रांस पेप्टिडाइजेशन। अगर आप ट्रांस पेप्टिडाइजेशन देखेंगे तो देखिए कि एफ मेट का जो ये है, जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए जो नया ए साइड पे जुड़ा है, ठीक है, उस पर क्या होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है किस पे, जो पेप्टिडाइड जो पी साइड पे जो एफ मेट है उस पर वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तो ये क्या है, इसके साथ अटैच होकर बॉन्ड बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये अब क्या हो गया, जो अमाइनो एसिड है वो जाके ए साइड पे उपस्थित टीआरएनए के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया, और जो पुरानी पी साइड पे जो टीआरएनए थी वो अनचार्ज होके ई साइड पे चले गई। अब देखेंगे ट्रांसलोकेशन देखेंगे, तो ट्रांसलोकेशन आप देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो mRNA है अब इसके बाद आएगा EFG, मीन्स वही हाइड्रोलाइसिस करेगा, तो क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। अभी आप देख रहे हैं ये आया जीटीपेज हाइड्रोलाइसिस किया, तो जो ए साइड पे उपस्थित टीआरएनए यहाँ आ गया और इसके बाद वो एग्जिट कर गया। तो ये क्या होगा, अब पुराना टीआरएनए जो अनचार्ज था वो निकल गया, और ये क्या हो गया, ये प्रोसेस इलोंगेशन की चलती रहेगी। अब आते हैं हम टर्मिनेशन पे। टर्मिनेशन मीन्स अब क्या है, हमको स्टॉप कोडॉन मिल गया। अब स्टॉप कोडॉन मिलने के बाद हमारे पास रिलीज फैक्टर, 2 रिलीज फैक्टर काम करते हैं। पहला होता है RF1, दूसरा होता है RF2। जो RF1 है उसके पास क्या हो, टीआरएनए मिमिक कहलाता है। इसके पास 2 डोमेन होते हैं, ठीक है, एक ये डोमेन होता है, कि ये जो डोमेन है वो जाके ए साइड टीआरएनए की तरह ए साइड पे जाके बॉन्ड करता है, ठीक है, पेयर टू स्टॉप कोडॉन। और जो इधर जो डोमेन है वो क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को टीआरएनए से ब्रेक करता है। मीन्स आपका अमाइनो एसिड, जो पॉली अमाइनो एसिड में प्रोटीन, वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब ये रिलीज हुआ, यहाँ RF1 फैक्टर प्रेजेंट है, कि जैसे ही RF फैक्टर आया, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन निकल गई। अब आएगा RF2 जो फैक्टर होता है वो उसको बोलते हैं हम राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर। इसमें क्या होता है, RRF होता है, IFG क्यों होता है, उसके लिए IFG जो होता है ट्रांसलोकेशन के लिए, IIF3 ई साइड ब्लॉकिंग हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था। अब जैसे ही RF फैक्टर 2 आएगा, अब ये अकेले नहीं आता, कोई भी फैक्टर अकेले नहीं आता, हर चीज़ के लिए नहीं, तो क्या होता है, जीटीपेज लेके आता है। तो जैसे ही वो आया, वो हाइड्रोलिसिस किया और रिलीज कर दिया RF1 को। अब जैसे ही RF1 रिलीज किया तो वो जो RRF है, ठीक है, जो
IF3 है, ठीक है, RRF यहाँ अटैच हो गया, अब IFG भी अटैच हो रहा है। तो IFG जैसे ही अटैच होता है वो क्या करता है, हाइड्रोलिसिस। अब जैसे देखेंगे आप, ई साइड पे एक टीआरएनए है, पी साइड पे एक टीआरएनए है, यहाँ का जो टीआरएनए है वहाँ से अमीनो एसिड ब्रेक हो गया, तो क्या करता है, ये रिलीज करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, तो ये ई साइड पे जो टीआरएनए है वो रिमूव्ड हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे तो ये IFG हाइड्रोलाइसिस करके रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद राइबोसोम फॉर्म, देन DNA रिलीज बाय ई साइड से। अब पी साइड DNA मूव्ड टू ई साइड, अब पी साइड पे जो है वो ई साइड पे चला गया, ठीक है, ये तो खाली है। तो जैसे ही ये हुआ, ठीक है, तो IF3 क्या है, फिर यहाँ पर भी प्रेजेंट निकल जाता है, तो IF3 जो है वो EFG बाइंड कर लेता है कहाँ पास, ई साइड पे। अब फिर से जो लास्ट सब यूनिट है वो रिमूव्ड हो जाता है और यहाँ पास IF3 ब्लॉक कर देता है ई साइड को, तो ये क्या हो गया, फिर से रिपीट होता है फिर ये प्रोसेस। तो उसके बाद आता है पोस्ट ट्रांसलेटिंग मॉडिफिकेशन प्रोटीन। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ये अपने अकॉर्डिंग वर्क के अनुसार क्या होता है, ये कोई केमिकल मॉडिफिकेशन किया, कोई कुछ किया, कोई फोल्डिंग किया, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर बाद में पॉलीपेप्टाइड चेन से बहुत सारे स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है और ये प्रोसेस लगातार होती है, बहुत स्पीड में होती है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू ऑल सर एंड मैम्स।